Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam. I hope you all are doing well and staying safe. So guys, today we are going to discuss non-finite verbs. लास्ट क्लास में हमने देखा था फाइनाइट वर्ब्स. अब फाइनाइट वर्ब्स कौन से थे? मेन वर्ब एंड जो ऑक्सिलरी वर्ब्स की हमने बात की थी. मेन वर्ब में जैसे ईट, जंप, टॉक, वॉक, सारे जितने भी एक्शन वर्ड्स थे वो मेन वर्ब के अंडर आ रहे थे. एंड ऑक्सिलरी वर्ब जो थे वो इज, वॉज, वर, आर, इस तरीके के से. ठीक है. तो गाइज हमने ये जो देखे थे मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, इन्हें हम कह रहे थे फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब क्यों कह रहे थे? जो लास्ट सेशन में हमने देखे थे, क्योंकि ये ऐसे वर्ब है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. ये ऐसे वर्ब होते हैं मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन पर ना तो सब्जेक्ट का कोई असर पड़ता है, ना तो जिन पर टेंस का कोई असर पड़ता है. ओके. जैसे यहां पर देखेंगे ही वॉन्ट्स टू मीट यू, तो यहां पर हमने देखा ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो ये जो वर्ब है ये वर्ब भी यहां पर सिंगुलर आया, वॉन्ट्स. जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया दे, है ना, सब्जेक्ट यहाँ पर ये प्लूरल है तो यहाँ पर ये चेंज हो गया, पहले वॉन्ट्स था अब वॉन्ट हो गया, तो ये भी यहाँ पर कैसा हो गया, प्लूरल. जब हमने क्या किया, टेंस चेंज कर दिया. ये दोनों जो सेंटेंस थे ये दोनों सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में. तो जब मैंने इन्हें पास्ट में बनाने की कोशिश की तो यहाँ पर मुझे इस वॉन्ट को वॉन्टेड बनाना पड़ा, तो यहाँ पर हमने देखा इसका टेंस चेंज हो गया. तो यहाँ हम देख पा रहे हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये जो वर्ब है ये चेंज हो रही है एंड टेंस के अकॉर्डिंग भी ये वर्ब चेंज हो रही है. तो इस वर्ब को हम जो कहते हैं, इस वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स. ओके, जो हमने हमारे लास्ट सेशन में देखी थी. और इन पे बेस्ड जो रूल्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, ये भी देखे थे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे चेंज होगी. लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं वो है नॉन फाइनाइट वर्ब. तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये जो टू मीट है, टू मीट, ये तीनों सेंटेंस में बिल्कुल सेम ही है. तो इसे हम यहाँ पर कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि हमने देखा कि ना तो इस टू मीट पर किसी भी सब्जेक्ट का असर पड़ रहा है ना तो टेंस का. तो ऐसी वर्ब जो ना तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो ना तो टेंस के अकॉर्डिंग, इसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स. तो देखते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. ये 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या हम ये भी कह सकते हैं टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि टू ईट, टू मीट, इस तरीके से. देन जेरेंड. जेरेंड क्या होता है, ये होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म. ये काम करती है या तो सब्जेक्ट की तरह या तो ऑब्जेक्ट की तरह. अब ये होती तो है क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब एक तरीके का ये वर्ब ही होता है लेकिन काम करता है या तो सब्जेक्ट की तरह या तो ऑब्जेक्ट की तरह, तो इसे हम कहते हैं जेरेंड. देन नेक्स्ट इज पार्टिसिपल. पार्टिसिपल मतलब भी वर्ब की फॉर्म, मतलब ये है तो वर्ब्स की ही फॉर्म, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म. आईएनजी फॉर्म मतलब डांसिंग, ईटिंग, प्लेइंग, जंपिंग, इस तरीके से काम करती है एडजेक्टिव की तरह, तब हम इसे कहते हैं पार्टिसिपल. तो देखते हैं हम लोग एक एक करके. फर्स्ट वन इज इन्फिनेटिव. तो इन्फिनेटिव जैसे कि मैंने आपको बताया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं इन्फिनेटिव. तो डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज अ काइंड ऑफ नाउन विद सर्टन फीचर्स ऑफ वर्ब. होता तो एक तरीके का नाउन है विथ, लेकिन फीचर्स जो होते हैं वो कुछ वर्ब के भी होते हैं. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे टू एर इज ह्यूमन. तो ये जो टू एर है यहाँ पर ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, लेकिन ये है तो क्या, इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ये है तो ये इन्फिनेटिव लेकिन काम कर रही है सब्जेक्ट की तरह. ओके. देन नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई वॉन्ट टू स्टडी. तो यहाँ पर ये जो आई है ये क्या है, सब्जेक्ट है. वॉन्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, चाहिए, मतलब वर्ब है. और टू स्टडी यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना. नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश. तो यहाँ पर अगेन आई जो है ये सब्जेक्ट है. ओके. यहाँ पर वॉन्ट जो है ये वर्ब है. तो अगर वर्ब है तो ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट ना कंसीडर करूं और मैं इस वर्ब के ऑब्जेक्ट को, मतलब इंग्लिश को इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कंसीडर करूं,
तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये कैसे काम कर रही है यहाँ पर, वर्ब की तरह, क्योंकि हमने यहाँ पर इंग्लिश को ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया है इस वर्ब का। तो ये कैसे काम कर रही है, वर्ब की तरह। तो आई होप क्लियर है कि इन्फिनेटिव टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो नाउन की तरह काम करती है, ठीक है, मतलब कि सब्जेक्ट की तरह काम करती है, जैसे यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह, एंड यहाँ पर कैसे काम कर रही है, वर्ब की तरह, क्योंकि हमने इसे ऑब्जेक्ट ना मानते हुए इंग्लिश को यहाँ ऑब्जेक्ट मान लिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कुछ रूल्स इन्फिनेटिव के, कि इन्फिनेटिव का यूज कहां पर होता है। तो यहां बोला जा रहा है सम ऑफ द वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, कि ये कुछ वर्ब्स है जो लिस्ट दी गई हुई है एंड कुछ एडजेक्टिव है जिनके बाद हमेशा क्या आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखिए ये सारे वर्ब्स क्या है, या एडजेक्टिव्स एग्री, हैप्पी, डिजायर, नीड, होप, एक्सपेक्ट, डिसीड, वांट, रिफ्यूज, ईगर, फील, ग्लैड। जैसे ग्लैड से एक एग्जांपल लेते हैं, आई एम ग्लैड टू मीटिंग यू। तो क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा कि जितने भी ये लिस्ट में वर्ड दिए गए हैं ये सारे के सारे, इनके बाद हमेशा क्या आना चाहिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन यहां हमने देखा ग्लैड तो आया और ग्लैड के बाद इन्फिनेटिव, तो टू तो सही है, पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ना। ये तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, ये तो आईएनजी फॉर्म हुई, मीटिंग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू प्लस वर्ब फॉर्म मतलब टू मीट यू। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई एग्री फॉर गोइंग आउट विथ यू, आई एग्री फॉर गोइंग आउट विथ यू। तो यहां पर देखिए अभी हमने देखा कि ये एग्री वर्ड भी इस लिस्ट में, और ये लिस्ट और ये रूल कहता है कि इन सभी वर्ब या एडजेक्टिव्स के बाद इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस V1 आना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे फॉर और गोइंग, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, और क्या हो जाएगा, आई एग्री टू गो आउट विथ यू। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट रूल देखते हैं इन्फिनेटिव का। नेक्स्ट रूल कहता है हाउ प्लस इन्फिनेटिव। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इन्फिनेटिव आएगा तो पहले इन्फिनेटिव के पहले ये हाउ वर्ड यूज करना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जितने भी वर्ड्स है इन वर्ब्स की बात की जा रही है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही डिड नॉट नो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए अभी हमने देखा कि ये नो वर्ड आ रहा है, देन इन्फिनेटिव क्या है यहाँ पर, ये आ रहा है हमारा इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस V1 आ गया है। तो ये रूल कहता है कि इन वर्ड्स और इन्फिनेटिव के बीच में यहाँ पर ये हाउ आना जरूरी है, नहीं तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही डिड नॉट नो हाउ टू सॉल्व। आई होप क्लियर है। पहले जो सेंटेंस था इस सेंटेंस में हाउ नहीं था, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत था। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हाउ लगाया, तो अब ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, ही डिड नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। देन अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वी टॉट हिम टू कुक फूड, वी टॉट हिम टू कुक फूड। अगेन हमने देखा यहाँ पर टीच वर्ड एंड आया है टीच वर्ड, टीच का पास्ट टेंस आ गया, टॉट तो है तो लेकिन यही वर्ड, और यहाँ पर देखिए टू कुक आ गया है मतलब कि इन्फिनेटिव। अब हमने देखा कि ये जो वर्ड्स है इनके और इन्फिनेटिव के बीच में हाउ आना, इन्फिनेटिव के पहले हाउ आना कंपलसरी है, तो क्या हो जाएगा, वी टॉट हिम। अब ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो हमें इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के बाद हाउ वर्ड इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट के बाद लगाना होगा। तो क्या हो जाएगा, वी टॉट हिम हाउ टू कुक फूड। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट रूल देखते हैं। द फॉलोइंग फ्रेजेस आर यूज्ड विद डायरेक्ट इन्फिनेटिव। अभी तक हम देख रहे थे इन्फिनेटिव, अब ये डायरेक्ट इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है,
सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट प्रिपोजिशन टू, बिना टू के सिर्फ V1 जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसे कहा जाता है डायरेक्ट इन्फिनेटिव। तो ये रूल कहता है कि जब भी ये फ्रेजेस आएंगे हैड बेटर, हैड रेदर, वुड बेटर या सूनर देन, इन सभी के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, डायरेक्ट इन्फिनेटिव आनी चाहिए। जैसे यहां पर देखिए आई वुड या हैड बेटर, एक्चुअली ये या तो आप मतलब दोनों तरीके से बिल्कुल सही होगा, या तो आप यहाँ पर वुड बेटर लगा सकते हो या तो हैड बेटर, इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, दोनों में से कोई एक लगाना है आपको, तो ये इसीलिए मैंने ऑब्लिक में दे दिया। ओके, आई वुड या हैड बेटर टू लीव योर हाउस एट वंस। तो ये रूल कहता है कि ये जो फ्रेज है हैड बेटर या वुड बेटर, यहाँ पर देखा आपने हैड बेटर एंड वुड बेटर, तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा, डायरेक्ट इन्फिनेटिव आएगा। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इन्फिनेटिव मतलब सिर्फ V1, मतलब कि ये सिर्फ V1 आएगा, ये प्रिपोजिशन टू की यहाँ पर बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, आई वुड या हैड बेटर लीव योर हाउस एट वंस, कि मुझे तुरंत आपके घर से चले जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शी वुड या हैड रेदर टू स्टे देन लीव नाउ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी वुड या हैड रेदर स्टे देन लीव नाउ। तो यहां पर भी ये इन्फिनेटिव नहीं, डायरेक्ट इन्फिनेटिव मतलब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आपको ये जो चीजें हैं, ये जो सारे फ्रेजेस है ना, वुड रादर, वुड बेटर, ये सब लर्न करने होंगे, रिवाइज करने होंगे, ऐसे नहीं आएगा आपको समझ में, या कभी एग्जाम में आता है तो आप उसे नहीं पकड़ पाओगे जब तक आप ये चीजों को लर्न नहीं करोगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या कह रहा है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव इज यूज विथ ऑल दिस कंजंक्शन या फिर वर्ड्स, बट देन एंड एक्सेप्ट एज फॉर, इनके साथ भी डायरेक्ट इन्फिनेटिव, एंड डायरेक्ट इन्फिनेटिव मतलब होता है सिर्फ V1 विदाउट प्रिपोजिशन टू। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी डिड नो मोर देन टू स्लीप द होल डे। तो अभी हमने देखा कि ये जो दैन है, इस दैन के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, डायरेक्ट इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर ये टू स्लीप है, तो यहाँ पर ये टू नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, स्लीप। देन नेक्स्ट देखिए, शी हैड नथिंग टू ईट एक्सेप्ट टू ड्रिंक वाटर। तो अभी हमने देखा, अब यहाँ पर देखिए शी हैड नथिंग टू ईट, ये भी एक इन्फिनेटिव है, बट ये इन्फिनेटिव बिल्कुल सही है यहाँ पर, क्योंकि हमें नथिंग वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, हमारी बात यहाँ पर है एक्सेप्ट की। ओके, तो इस एक्सेप्ट के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव आएगा, तो ये ड्रिंक तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये टू नहीं आएगा। ओके, क्योंकि एक्सेप्ट के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टाइप है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब का जेरेंड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जेरेंड मतलब होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ओके, काम करता है या तो सब्जेक्ट की तरह, या तो ऑब्जेक्ट की तरह, या तो वर्ब की तरह भी काम करता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ स्मोकिंग क्या है, सब्जेक्ट। मैं स्मोकिंग के बारे में बात कर रही हूँ कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, स्मोकिंग मत किया करो, स्मोकिंग करने से। तो जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ स्मोकिंग कैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट, लेकिन है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, है वर्ब की फॉर्म बट काम कर रही है सब्जेक्ट की तरह, इसलिए हम यहाँ इसे कहते हैं जेरेंड। देन सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, आई लाइक स्विमिंग। अगेन ये आई यहाँ सब्जेक्ट है, लाइक यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब, और ये लाइक करने की जो एक्शन है किस पर ट्रांसफॉर्म हो रही है, स्विमिंग पर। तो स्विमिंग कैसे काम कर रहेगा यहाँ, ऑब्जेक्ट की तरह। तो हमने देखा है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन काम कैसे कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरह, इसलिए हम इसे यहाँ पर क्या कहेंगे, जेरेंड। ओके, यहाँ पर ये स्मोकिंग भी जेरेंड था। देन नेक्स्ट देखिए, आई लव वॉचिंग टेलीविजन। अगेन आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, लव यहाँ पर वर्ब है, एंड वॉचिंग अगर देखा जाए तो वॉचिंग यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह, लेकिन मैं इसे ऑब्जेक्ट ना कंसीडर करते हुए मैं इसे ऑब्जेक्ट कंसीडर कर दूंगी टेलीविजन को। तो टेलीविजन इज माय ऑब्जेक्ट, तो फिर ये वॉचिंग क्या होगा, वर्ब की तरह काम कर रहा है। सो आई होप क्लियर है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो या तो सब्जेक्ट की तरह काम करे जैसे यहाँ कर रही है, या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे जैसे यहाँ कर रही है, या तो वर्ब की तरह काम करे जैसे यहाँ कर रही है, तो उसे हम कहते हैं जेरेंड। अब देखते हैं कुछ रूल्स रिलेटेड टू जेरेंड। So as you can see here, following verbs are followed by gerund। कि ये जितने भी verbs हैं सभी
सभी के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, जेरेंड। एक बार देख लीजिए सारे वर्ब्स। सो गाइस देखिए, ये जितने भी यहाँ पर आपको वर्ब्स दिख रहे हैं, सभी के बाद क्या आना चाहिए, जेरेंड। और जेरेंड का मतलब क्या होता है, सॉरी, जेरेंड का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल, वुड यू माइंड टू ओपन द सूटकेस। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर इस लिस्ट में ये माइंड वर्ड भी है एंड जिसके बाद जेरेंड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, 2+V1, मतलब कि ये तो इन्फिनेटिव दिया हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। माइंड के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, जेरेंड। तो क्या आ जाएगा, वुड यू माइंड टू ओपन का एनजी फॉर्म क्या होगा, ओपनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू ऑलवेज डिस्कस टू मेक चेंजेस। तो अभी हमने देखा कि ये जो डिस्कस वर्ड है, ये डिस्कस भी इस लिस्ट में कहीं ना कहीं होगा। ओके, यहाँ दिख रहा है। तो इस डिस्कस के बाद भी हमेशा क्या आना चाहिए, जेरेंड। तो यहाँ पर टू मेक का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, मेकिंग। यू ऑलवेज डिस्कस टू मेक, या सॉरी टू मेक नहीं, क्या हो जाएगा, मेकिंग चेंजेस। आई रियली डिसलाइक टू बी इंटरप्टेड, ये भी सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने देखा ये डिसलाइक वर्ड जब भी आएगा इसके बाद क्या आना चाहिए, जेरेंड। तो टू बी का एनजी फॉर्म क्या हो सकता है, टू बी वर्ब है। एंड बी वर्ब कौन से होते हैं, बी वर्ब ये सारे होते हैं हमारे, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग एंड बीन, टू बी वर्ब्स। तो यहाँ पर ये जो टू बी का फुल फॉर्म हो जाएगा, सॉरी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, BEING, बिंग। क्योंकि ये जो बी वर्ब होता है ना, बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म ये होता है। एंड इस बी वर्ब का जो पास्ट फॉर्म होता है ना, ये पास्ट फॉर्म ये होता है बिन, BEEN, बिन। ओके, ये होता है पास्ट फॉर्म। तो आई होप क्लियर है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म आईएनजी फॉर्म एंड ये BEEN, बिन इसका पास्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर टू बी का आईएनजी फॉर्म क्या आ जाएगा, बिंग। तो डिसलाइक के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, जेरेंड। अगर कुछ और एग्जाम्पल्स देखें, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने कहा, द रेड फोर्ट is a worth watch place. The red fort is a worth watch place. तो अगेन ये जो वर्थ है, वर्ब है, इसके बाद हमेशा क्या आना चाहिए, जेरेंड आना चाहिए। तो वॉच नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉचिंग। द रेड फोर्ट इज अ वर्थ वॉचिंग प्लेस। ओके, क्योंकि हमने देखा लिस्ट में ये वर्थ भी आया है, जिसके बाद हमेशा क्या होनी चाहिए, इन सभी वर्ब्स के बाद जेरेंड फॉलो होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वर्थ के बाद वॉच नहीं, जेरेंड क्या आ जाएगा, वॉच का, वॉचिंग। इस तरीके से गाइस ये सभी वर्ब्स के बाद जेरेंड फॉलो होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेजेस दैट आर फॉलोड बाय जेरेंड। तो ये रूल क्या कहता है, अभी हमने देखे कि कुछ वर्ब थे जिनके बाद जेरेंड आना चाहिए। अब ये कुछ फ्रेजेस है, फ्रेजेस जैसे टू बी, सॉरी, बी यूज टू। अब ये रूल क्या कहता है, यूज टू, अकस्टम टू, यहाँ पर कॉमा हो जाएगा, एवर्स टू, विथ अ व्यू टू, ये सभी फ्रेजेस होते हैं। जैसे अकस्टम टू मतलब क्या हो जाना, हैबिट हो जाना, हैबिचुअल हो जाना। जैसे मैंने कहा, द किड, के ID किड मतलब छोटा बच्चा, गॉट अकस्टम टू द न्यू स्कूल, मतलब उस बच्चे को आदत हो गई है ना। स्टार्टिंग में बच्चे रोते हैं, दिक्कत होती है, लेकिन अब वो बच्चा एडजस्ट हो गया, उसे हैबिट हो गई है। देन एवर्स टू, विथ अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, ये सारे जितने भी फ्रेजेस हैं, इनके बाद भी हमेशा क्या आना चाहिए, जेरेंड ही आना चाहिए। मतलब वर्ब की हमेशा क्या आनी चाहिए, ING फॉर्म। अब यहाँ पर ये यूज टू तो सही है, लेकिन इसके पहले बी लिखा हुआ है, तो बी मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, जैसे कि मैंने आपको बताया।
तो इनमें से कोई एक वर्ब आ रहा है, फिर अगर यूज टू आ रहा है तभी यहां पर जेरेंड होगा। अगर सिर्फ यूज टू आएगा तो सिर्फ यूज टू के बाद जेरेंड नहीं आता है, सिर्फ यूज टू के बाद जेरेंड नहीं। लेकिन इस यूज टू के पहले कोई ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तभी, है ना, बीइंग या बिन अगर कुछ आता है तो ही इसके बाद जेरेंड आएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे he is used to get up early in the morning। he is used to get up early in the morning। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यूज टू आया है एंड यूज टू के पहले ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, इसीलिए इसके बाद जेरेंड आना चाहिए। तो गेट अप नहीं होगा, गेट अप का एनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, गेटिंग अप। सॉरी अप तो रहेगा, ठीक है। गेट का एनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, गेटिंग अप। तो क्या हो जाएगा, ही इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। अब अगर बात करूं मैं सिर्फ यूज टू की, तो यहां पर देखेंगे जैसे शी used to dance before her marriage। तो मतलब यहां पर जो है ये पास्ट इवेंट के बारे में बात कर रहा है, पास्ट के बारे में बात कर रहा है कि वो मैरिज के पहले डांस किया करती थी। तो हमने यहाँ देखा यूज टू के पहले क्या आपको कोई बी फॉर्म ऑफ वर्ब, इज एम, वॉज वर्ब, बिंग में से कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मतलब कि यहाँ पर जरूरत बिल्कुल नहीं है हमें जेरेंड की, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है, लेकिन यूज टू के पहले अगर कोई बी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तब हमें उसे जेरेंड में कन्वर्ट करना होता है, या तो वो सेंटेंस गलत होता है ग्रामेटिकली। आई होप ये चीजें क्लियर है। तो यूज टू एंड बी फॉर्म ऑफ यूज टू आपको क्लियर हो गया है। फिर नेक्स्ट अगर और एग्जाम्पल ले इस रूल से रिलेटेड, जैसे I am looking forward to meet you। I am looking forward to meet you कहते हैं हम लोग, हमको है ना सही भी लगता है बोलने में, I am looking forward to meet you बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन जो सुनने में सही लग रहा होता है वो ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत हो जाता है कभी कभी। ओके, तो क्योंकि हमने अभी देखा लुकिंग फॉरवर्ड टू यहाँ पर एक फ्रेज है, यहाँ देख पा रहे हो आप, लुक फॉरवर्ड टू जिसके बाद भी जेरेंड आना चाहिए। तो ये लुक फॉरवर्ड टू तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर मीट नहीं आएगा, मीटिंग आएगा। I am looking forward to meeting you is the correct sentence। So I hope it is clear है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, द नाउन और प्रोनाउन बिफोर अ जेरेंड, मतलब कि वर्बल नाउन शुड बी इन दी पॉजेसिव केस। मतलब कि अगर किसी भी जेरेंड के पहले ओके कोई भी नाउन आएगा तो वो नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए, वो हमेशा होना चाहिए पॉजेसिव केस में। अब ये पॉजेसिव केस क्या होता है, कब यूज करते हैं हम पॉजेसिव केस, जब हमें क्या बताना होता है, ओनरशिप बताना होता है, हमें अधिकार बताना होता है, किसी की कोई चीज बिलोंग करती है तब जब हम यूज करते हैं, जैसे कि माय, योर, हिज, हर, देयर। अगर राम का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, राम्स हो जाएगा, है ना। नीता का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, नीताज हो जाएगा। तो ये रूल कहता है कि जब भी जेरेंड आए ना तो जेरेंड के पहले हमेशा क्या यूज करना है आपको, प्रोनाउन का भी पॉजेसिव केस एंड नाउन का भी पॉजेसिव केस ही यूज करना है। मतलब कि आप कोई जैसे कि माय के प्लेस पे मी यूज कर लोगे तो गलत हो जाएगा, योर के जगह पर आप यू यूज कर लोगे तो गलत हो जाएगा, हिज के जगह पर आप ही यूज कर लोगे तो गलत हो जाएगा। मतलब हमेशा जेरेंड के पहले ये पॉजेसिव केस कब यूज करते हैं, पोजेशन बोलते हैं ना, माय हाउस, योर बुक, हिज कार, इस तरीके से जो पोजेशन बताता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक हिम वेस्टिंग टाइम। तो अगेन देखिए यहाँ पर ये जो है ये वेस्टिंग एक जेरेंड है, और जेरेंड के पहले हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजेसिव केस। तो हिम नहीं आएगा, हिम का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज।
सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखे, गीता इंसिस्टेड ऑन रोहन गोइंग विथ हर, तो यहां पर जेरेंड क्या है? जेरेंड मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पर ये जेरेंड है और इसके पहले हमेशा पॉजिटिव केस, तो रोहन का पॉजिटिव क्या हो जाएगा गाइस? जैसे राम का पॉजिटिव केस राम्स होता है, तो रोहन का रोहन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? रोहन्स। अगर और एग्जाम्पल्स कंसिडर किए जाए, जैसे मैंने कहा नताशा एक गर्ल का नाम है, ऑब्जेक्टेड टू मी बोरोइंग हर हॉकी स्टिक। ओके, तो यहां पर क्या है? नताशा ऑब्जेक्टेड मी टू बोरोइंग हर हॉकी स्टिक, तो यहां पर जेरेंड क्या है? बोरोइंग है। एंड ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि जेरेंड के पहले हमने अभी कहा क्या आना चाहिए? पॉजेसिव केस। तो मी का पॉजेसिव केस क्या आएगा? मी मतलब मैं, मतलब माय। अब ये सेंटेंस सही हुआ। अगर और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया जाए, जैसे वी सेलिब्रेटेड जॉर्ज winning द कंटेस्ट, जॉर्ज विनिंग दी कंटेस्ट। तो यहां पर देखिए वी सेलिब्रेटेड जॉर्ज विनिंग दी कंटेस्ट, तो विनिंग यहां पर क्या है? जेरेंड है। एंड जेरेंड के पहले क्या होना चाहिए? जेरेंड के पहले पॉजेसिव केस, तो जॉर्ज का पॉजेसिव केस पर्सन का नाम है, तो क्या हो जाएगा? जॉर्ज। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई होप क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, कई बार देखे गए हैं एग्जाम में। देन नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड जो टाइप है नॉन फाइनाइट वर्ब का, वो है पार्टिसिपल। तो एज आई टोल्ड यू कि पार्टिसिपल बोथ एज अ वर्ब एंड एन एडजेक्टिव। वर्ब की तरह भी काम करता है एंड एडजेक्टिव, मतलब जितने भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, सारे वर्ब की तरह भी काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर पार्टिसिपल वर्ब की तरह भी काम करेगा और एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब नाउन के पहले जो वर्ड आता है ना, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा गर्ल और गर्ल के आगे मैंने लगा दिया ब्रेव, तो गर्ल एक क्या है? नाउन है, और गर्ल के पहले ये ब्रेव आ गया, तो ब्रेव क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडजेक्टिव। तो अब देखते हैं पार्टिसिपल होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। अब बात की जा रही है पार्टिसिपल के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, है ना। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जैसे कि अभी हमने देखा था, डांसिंग, ईटिंग, प्लेइंग, जंपिंग, इस तरीके से। देन पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब की लास्ट फॉर्म। वर्ब की लास्ट फॉर्म अब क्या होती है देखते हैं अभी। एंड परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब होता है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब देखते हैं कि ये लास्ट फॉर्म एंड ये क्या होता है। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड एक होती है लास्ट फॉर्म। एंड यहां पर बना देते हैं हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म अगर बात करें ब्रेक, अब ब्रेक का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्रोक। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्रोकन। एंड इसका लास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? अब लास्ट फॉर्म भी यही लास्ट फॉर्म होता है इसका, तो ब्रोकन ही यहां पर लास्ट फॉर्म हो जाएगा। एंड इसका आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्रेक का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्रेकिंग, है ना। और ये जो आईएनजी फॉर्म है यही होता है हमारा, क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर अगर बात करें ड्रिंक,
तो ड्रिंक का जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है? ड्रैंक। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर? ड्रंक। अब ड्रंक और आपने सुना होगा ड्रंकेन, तो ये ड्रंकेन इसका लास्ट फॉर्म है। जैसे ब्रेक का लास्ट फॉर्म ब्रोकन ही होता है, इसके अलावा कोई और नहीं होता है, तो यही इसका लास्ट फॉर्म होगा। लेकिन ये जो ड्रिंक वर्ड है इसका जो लास्ट फॉर्म होगा ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक और एक ड्रंकेन होता है, ये होता है लास्ट फॉर्म, जिसे हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ओके। एंड अगर इसकी बात करें आईएनजी फॉर्म, तो ये आईएनजी फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग। आई होप क्लियर है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब ये ड्रिंकिंग, ब्रेकिंग, ईटिंग, इस तरीके से। पास्ट पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब की लास्ट फॉर्म, ये जो लास्ट फॉर्म होती है। जैसे लास्ट फॉर्म अगर और बात करें, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो सिंक, सिंक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? सैंग। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? संक। और एक और सुना होगा आपने, संकेन। तो ये जो संकेन होता है ना, ये होता है इसका लास्ट फॉर्म। तो मतलब ये कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे गेट, गॉट, गॉट और एक होता है गॉटन, तो गॉटन क्या हो जाएगा? लास्ट फॉर्म। तो ये जो वर्ब की लास्ट फॉर्म होती है इसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन किसी किसी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वही लास्ट फॉर्म भी होती है। ओके। एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग और हैविंग के साथ V3, तो V3 मतलब ये सारी, जैसे हैविंग ब्रोकन, हैविंग ड्रंक, हैविंग संग, तो ये आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर है कि थर्ड फॉर्म क्या होती है, लास्ट फॉर्म क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होती है। तो अब बढ़ते हैं आगे। देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो गाइस अगर आप यहां पर देखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने अभी कहा था वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम करेगी एडजेक्टिव की तरह, है ना, अभी मैंने बताया था पार्टिसिपल मतलब या तो वो वर्ब की तरह काम करता है या तो एडजेक्टिव की तरह, और एडजेक्टिव अभी बताया था नाउन के पहले यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम करती है एडजेक्टिव की तरह। जैसे अ डेवलपिंग कंट्री, तो कंट्री यहाँ पर क्या है? नाउन है। और कंट्री कैसी है? डेवलपिंग है, मतलब ऐसी कंट्री जो डेवलप हो रही है। हमें ये क्या बता रहा है? कंटिन्यूटी, है ना, कंटिन्यूस मतलब जो काम चल रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे हाउस, तो हाउस अगेन नाउन है। एंड ये बर्निंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसा हाउस जो जल रहा है। ओके। चाइल्ड अगेन यहाँ पर नाउन है। एंड ये क्राइंग क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। बॉय अगेन यहाँ नाउन है। एंड स्लीपिंग क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आई होप क्लियर है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो काम करती है एडजेक्टिव की तरह, तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और आपको हमेशा याद रखना है कि नाउन के पहले अगर कोई भी वर्ब की फॉर्म आ रही है, तो या तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है या तो वो वर्ब का लास्ट फॉर्म कहते हैं उसे, या लास्ट फॉर्म ना कहते हुए हम उसे V3 कहते हैं। तो नाउन के पहले या तो आईएनजी फॉर्म या तो V3 आती है, और ये V3 और आईएनजी, V3 आईएनजी इसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। जैसे यहाँ देखिए पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मतलब मैंने अभी बताया था लास्ट फॉर्म होती है वर्ब की जो काम करती है कैसे? एडजेक्टिव की तरह। वर्ब की लास्ट फॉर्म, है ना, वर्ब की यहाँ पर ये लास्ट फॉर्म है और काम कर रही है एडजेक्टिव की तरह। जैसे यहाँ देखेंगे अ डेवलप्ड कंट्री, कंट्री इज अगेन अ नाउन, एंड कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। और ये डेवलप्ड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो वर्ब का फॉर्म पर एडजेक्टिव है ना, नाउन के बारे में बता रहा है, ऐसी कंट्री जो डेवलप हो चुकी है। यहाँ पर देखिए हाउस नाउन है। एंड ये बर्न क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो वर्ब की फॉर्म है ना, बर्न का पास्ट टेंस यहाँ पर। लेकिन ऐसा हाउस जो बर्न हो चुका है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। चेयर यहाँ पर नाउन है। एंड ब्रोकन क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडजेक्टिव। ऐसी चेयर जो ब्रेक हो चुकी है, ऐसी शिप जो डूब चुकी है। तो ये कहलाते हैं पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन आई जॉइन दिस कोर्स। तो यहाँ पर देखिए ये हैविंग आया और हैविंग के साथ V3, तो होता क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग प्लस V3। ऐसा काम जो हो चुका है उसे बताने के लिए कि मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था और कुछ ड्यूरेशन बाद मैंने इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया। तो हैविंग प्लस V3 दिस इज कॉल्ड एज परफेक्ट पार्टिसिपल।
देन हैविंग रिटर्न अ लेटर आई पोस्टेड इट, अगेन यहाँ पर कॉमा होना चाहिए, तो हैविंग रिटन, हैविंग है एंड V3 आया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आई होप क्लियर है। जब हम एरर डिटेक्शन सॉल्व करेंगे गाइस, तो हम देखेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल पे क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, तो वहां पर आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जब तक आप ये सारी चीजों को रिवाइज करके रखिएगा, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या था एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या था एंड पास्ट पार्टिसिपल क्या था। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इतनी क्लियरली आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी ये चीजें। सो गाइस, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो चुके हैं, अब हम कुछ वोकैबलरी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर जो वोकैबलरी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रूट वर्ड से करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी मेथड होती है रूट वर्ड मेथड। यहाँ पर देखिए रूट वर्ड हमने आज मैल लिया हुआ है एंड जिसका मतलब होता है बैड और एविल, मतलब कोई खराब, या एविल मतलब ही यहाँ पर होता है बैड, ये कह सकते हैं रॉन्ग, गलत। ओके, तो जहां पर भी ये मैल वर्ड आ जाए ना, समझ लेना कोई खराब, कोई नेगेटिव वर्ड ही है या कोई गलत चीज या गलत इंसान से ही रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप मलिग्नमेंट, और मेलिग्नमेंट का मीनिंग होता है डिफेम समथिंग बैडली, किसी चीज की बहुत ज्यादा मतलब क्या कर देना, डिफेम कर देना। डिफेम मतलब उसकी बदनामी कर देना, बहुत ज्यादा तरीके से, बहुत गंदे तरीके से किसी चीज को आप डिफेम कर देते हो, बदनाम कर देते हो, उसके बारे में कोई बुरी चीज फैला देते हो, मार्केट में रूमर्स फैला देते हो, उसे हम कहते हैं मेलिग्नमेंट। अब यहाँ देख पा रहे हो MAL मैल आया, और हमें इसी से पता चल गया इट इज रिलेटेड टू समथिंग बैड और समथिंग एविल। ओके, The next word is malice. अब यहाँ पर देखिए malice का मीनिंग होता है evil intention। evil intention मतलब evil, अगेन मैंने आपको यहाँ बताया evil का मीनिंग होता है बैड और रॉन्ग, किसी का कोई गलत इंटेंशन होता है, किसी को हार्म, कोई हानि पहुंचाने का इंटेंशन होता है, किसी का कुछ बुरा करने का इंटेंशन होता है, उसे हम कहते हैं malice। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो MAL मैल आया है। The next word is maltreat। मैल अगेन आया है, और यहाँ पे ट्रीट मतलब किसी से ट्रीट करना, बिहेव करना, तो इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि मैल मतलब गलत एंड ट्रीट मतलब बिहेव करना, तो इसका मतलब होता है ट्रीट समवन और समथिंग वेरी बैडली, बहुत रूडली, गंदे तरीके से बिहेव करना इज कॉल्ड एज मैल ट्रीट। देन नेक्स्ट इज मैल फंक्शन। MAL मैल अगेन इज बैड, और फंक्शन मतलब क्या होता है, काम करना, है ना। हम कहते हैं ना दिस मशीन इज नॉट फंक्शनिंग, इस तरीके से। तो मैल फंक्शन मतलब होता है वर्किंग बैडली, ठीक से काम ना करना, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज डिसमल। डिसमल मतलब होता है, यहाँ पर MAL अगेन मैल आया, इसका मतलब होता है ग्लूमी सिचुएशन, कोई खराब सिचुएशन जिससे कुछ नाराजगी आ जाए या बहुत ज्यादा कोई एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, इस तरीके से, तो ये होता है हमारा डिसमल या नाराजगी। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज मेलिफिसेंट। अगेन यहाँ पर MAL मैल आ गया, और मेलिफिसेंट मतलब होता है समवन हु डेलिबरेटली ट्राई कॉजिंग हार्म टू समवन, मतलब डेलिबरेटली जानबूझकर वो कोशिश कर रहा है कि मैं इसको हार्म पहुंचा दूं या किसी को हार्म, ऐसे पर्सन को हम कहते हैं मेलिफिसेंट। तो आई होप क्लियर है गाइस। और भी कुछ वर्ड्स है, क्योंकि ये जो मैल वर्ड है ना, इससे रिलेटेड तो पूरी लिस्ट, ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इस रूट वर्ड से रिलेटेड। एंड आई होप आज के बाद अगर किसी भी वर्ड में MAL मैल आ जाता है तो आप उसका आंसर दे पाओगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। सो अगर बात करूं कुछ और वर्ड्स की, जैसे MALIGN मलीन, एंड मलीन मतलब होता है गाइस एविल नेचर्ड। एविल नेचर्ड मतलब अगेन ऐसा पर्सन जो सबको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, जो दूसरों का बुरा करना चाहता हो। एविल मतलब अभी बताया था मैंने, बैड होता है। ओके, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि ये सारे वर्ड्स आपको लर्न हो जाए। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा गाइस MAL, यहाँ देखो MAL मैल था, अगेन MALAISE मेलेज। और ये जो MAL मैल यहाँ पर भी आ गया, मतलब कि समथिंग बैड, कुछ बुराई। तो यहाँ पर जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है अ जनरल स्टेट ऑफ फीलिंग बैड या
सिकनेस, खराब फील होना, अच्छा ना लगना या सिक फील होना, बीमार फील होना, इसे हम कहते हैं मैलेज। ओके, देन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट वर्ड जो है ये है मैलेजी, MALAGY, मैलेजी। अगेन यहाँ पर MAL मैल आता है एंड मैलेडी का मतलब होता है बैड डिसीज, कोई खराब बीमारी, कोई बड़ी बीमारी जो लंबे समय तक चलते रहे, तो मैलेडी मतलब बैड डिसीज। देन कुछ और भी वर्ड्स है, ये सारी चीजें गाइज आपको एक कॉपी में नोट डाउन करना है ताकि आप टाइम टू टाइम रिवाइज कर पाए, क्योंकि एक बार पढ़ने से याद नहीं हो पाते ये सारी चीजें, बार बार रिवाइज करनी होती है, कॉपी बनानी होती है, वोकैब की अलग से, रूल्स की अलग से, ताकि आप टाइम टू टाइम एग्जाम के पहले अच्छे से रिवाइज कर पाओ। देन नेक्स्ट वर्ड इज मैल कंटेंट, एंड मैल कंटेंट का मीनिंग होता है रेबेलियस। अब रेबेलियस का मतलब क्या होता है, ये यहां पर भी गाइस देखिए, ये भी इसको, इस वर्ड को भी आप रूट वर्ड से पहचान सकते हैं, जैसे कि BELL बेल, एंड BELL बेल से शायद मैंने आपको बताया है, जिसका मतलब होता है टू फाइट या वॉर, है ना। तो रेबेलियस पर्सन मतलब ऐसा पर्सन जो दूसरे को ट्रबल पहुंचाता है ना, जिसे हम कह सकते हैं ट्रबल मेकर, ट्रबल पहुंचाने वाला या एजिटेट करने वाला, भड़काने वाला। ओके, एजिटेटर, दंगे फसाद करवाने वाला, भड़काने वाला लोगों को। तो मैल कंटेंट मतलब ऐसा पर्सन जो रेबेलियस हो, है ना, जो लड़ाई झगड़े फैलाने वाला हो, दूसरों को प्रॉब्लम पहुंचाने वाला, उसे हम कहते हैं मैल कंटेंट। देन नेक्स्ट वर्ड इज मैली डिक्शन, मैली डिक्शन, और यहाँ पे देखेंगे MAL मैल है, जिसका मतलब होता है बैड। ओके, एंड ये जो डिक्शन होता है ना, डिक्शन भी एक रूट वर्ड है, जैसे डिक्शनरी, डिक्शनरी मतलब क्या होता है, डिक्शनरी मीन्स कंपाइलेशन ऑफ वर्ड्स, जिसमें बहुत सारे, विच कंसिस्ट ऑफ मेनी वर्ड्स, तो डिक्शन इज ऑल्सो अ रूट वर्ड विच मीन्स वर्ड। तो बैड वर्ड्स, तो इसका मतलब बैड वर्ड्स, अगर आप किसी को बैड वर्ड्स बोल रहे हैं, तेरा ये हो जाए, तेरा बुरा हो जाए, ऐसा हो जाए, मतलब कि आप किसी को क्या दे रहे हो, कर्स, श्राप, है ना। तो इसका मतलब होता है कर्स, और कर्स मतलब हिंदी में श्राप। देन और एक वर्ड होता है गाइस मैल से, मैल ओडर, एंड मैल ओडर ये एक ही वर्ड है, और मैल ओडर से तो आप पहचान ही गए होंगे, अगेन मैल मीन्स बैड एंड ओडर इज स्मेल, तो क्या हो जाएगा, अ बैड स्मेल, एक बैड स्मेल, बुरी स्मेल, गंदी स्मेल, इसे हम कहते हैं मैल ओडर। तो गाइस आई होप क्लियर है सारी चीजें। थैंक यू वेरी मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।